अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toast or Host. I hope you guys are having a really fabulous morning. I was just quickly going over all the khabrein that I have to tell you guys and trying to quickly absorb as much detail as possible, but subah is tarah ki hoti hai. Wednesday morning, hopefully the weekend is closer and जो काम आपने अपने इस हफ्ते के लिए वर्क प्लेस पे सोचे थे वो आपके आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसानी में है और आप सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। डू टाइम बहुत जल्दी पास हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या किस्सा है। इट्स लाइक अ रन अवे ट्रेन, भाग रहे हैं हमसे टाइम। आई जस्ट डोंट नो कि हाउ एंड व्हाई एंड क्या किस्सा है, बट टाइम इज़ रियली रनिंग रियली फास्ट। हम लोगों का आज का जो शो का टॉपिक है, स्पीकिंग ऑफ टाइम ऑल्सो इज़ ऑन अ सब्जेक्ट जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी होता है और अगर अब थोड़ी सी इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होना शुरू हो गई है, बट ट्रिकी होने से ज़्यादा मेरे ख़्याल में इसको अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ी है सोसाइटी की, एक बहुत बड़ी सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बुरा समझते हैं और इसके एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव तरीके से देखते हैं। आई वांट टू से बट हैविंग सेड दैट इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। एक ज़िंदगी का ये भी असलियत का पहलू है और इसके बारे में मेरे ख्याल में कॉन्वर्सेशन करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे हम लोग जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको कारपेट के नीचे ब्रश करना इज़ हम लोगों का एक सोसाइटी का एक ये बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। आज हम बात करेंगे डिवोर्स के सब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्वियसली आई एम वेरी प्रो, लाइक अ बिग प्रो टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट फर्स्ट हैंड। मेरा भी डिवोर्स हुआ था एंड इट वाज नॉट नाइस एंड इट वाज वेरी अगली एंड बहुत बुरा था और मेरे दिल में बहुत सारे खौफ थे, ख़तरात थे जो कि कुछ हुए और कुछ नहीं भी हुए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हुआ, बट हैविंग सेड दैट मैं मतलब समझ सकती हूँ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस पर्सपेक्टिव से समझ सकती हूँ उन लोगों का जो डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ लोग क्या कहेंगे, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट कितनी बुरी जगह होती है, वहाँ तो सिर्फ मुजरिम जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ गलत लोग जाते हैं, शरीफ लोगों का जगह नहीं है वो, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे व्यू को स्क्यू करती हैं। इसके अंदर से बहुत सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। 2022 मेरे ख्याल में क्रिकेट का साल हो रहा है। 2021 भी वैसे क्रिकेट का ही साल था, बट 2022 मोर सो देन 2021 बिकॉज 2021 शुरू थोड़ा सा स्लो हुआ था एंड देन इट पिक्ड अप स्पीड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, बट 2022 फॉर श्योर इज़ द ईयर फॉर क्रिकेट। उसकी वजह ये है, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले पिछले साल से पहले, पिछले T20 से पहले, क्वाइट फ्रैंकली मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि हमारी क्रिकेट टीम में कौन खेलता है, कैप्टन कौन है, उसकी शक्ल कैसी है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं पता था। एंड देन ऑब्वियसली जब आपका मुल्क अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको उनसे प्यार हो जाता है और फिर आपको सबके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। फिर आप यू सॉर्ट ऑफ बिकम अ क्रिकेट फ़ैन इवन इफ़ यू आर नॉट रियली अ क्रिकेट फ़ैन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में हमें बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट ज़्यादा शौक से हॉकी के निस्बत देखा जाता है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। तो T20 जो अगला है एडिशन वो आ रहा है। पिछले साल जिस तरह हम सब जानते हैं कि वो दुबई में हुआ था और इस साल दिस ईयर अगेन अक्टूबर 16 से नवंबर 13 तक एक महीना ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है
अक्टूबर 23 को। पिछले साल क्या हुआ था उस मैच के अंदर ये तो सब हम अच्छी तरह जानते हैं, हाँ। मगर अक्टूबर 23 को होना है और ये बात जैसे ही अनाउंस हुई है और टिकट की सेल्स जैसे ही खुली हैं, 5 मिनट में, रिकॉर्ड है बाय द वे, 5 मिनट में उस पूरे के पूरे मैच के जितने भी टिकट्स थे वो सोल्ड आउट है। सो हम आपको अभी से ही बता रहे हैं कि 23 अक्टूबर को अगर आपका प्लान था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता ये पर्टिकुलर गेम, डूड पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सोल्ड आउट हैं टिकट्स। 5 मिनट्स में ही सोल्ड आउट हो गए थे। आप लोगों को बताती चलूँ कि टिकट जो हैं टूर्नामेंट के वो $5 के थे बच्चों के और $20 के थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के फॉर एडल्ट्स। ये टिकट्स अवेलेबल थे cricket.com.au के ऊपर और बहुत सारे, सिर्फ ये टिकट नहीं 2 लाख टिकट बिक गए प्री सेल में, अभी खुले नहीं थे प्रॉपरली, प्री सेल में ही 2 लाख टिकट बिक गए। तो ये ऑब्वियसली एज वी कैन टेल कि बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट होने वाला है और ये बहुत अच्छे टाइम पर आ रहा है क्योंकि अभी अभी हाल ही में आप लोगों को मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली 2 साल अपने बॉर्डर बंद रखे और 2 साल बाद उन्होंने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। February 21 से ऑस्ट्रेलिया इज ओपनिंग देयर बॉर्डर्स एंड दे आर अलाउइंग टूरिस्ट हु आर फुली वैक्सीनेटेड टू एंटर देयर कंट्री। So I guess it's coming at a good time, this particular tournament. I'm super excited. ये वैसे by the way उसी फॉर्मेट पे होगा जिस फॉर्मेट पे वो हुआ था। अच्छा, I know कि हम लोग आज डिवोर्स के बारे में बात करें, मगर शादी जब अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छी होती है। और खैरपुर सिटी से ये जो स्टोरी है ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। एक खातून जिनका नाम है हाजानी, उन्होंने अपने हस्बैंड मोहम्मद नूर की जान बचा ली। किस तरह जान बचा ली? उन्होंने बेसिकली अपने लिवर का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक अपने हस्बैंड को डोनेट किया। एंड टू टेल यू गाइज द ट्रूथ, द डॉक्टर्स वर हैप्पी एंड द स्टोरी बिकेम रियली वायरल ऑन द इंटरनेट। 12 साल से इस कपल की शादी है। ये भिटशा के रहने वाले हैं और ये जो ट्रांसप्लांट है ये गंबत लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर खैरपुर के अंदर हुआ था। डॉक्टर्स वर वेरी हैप्पी और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई बिकॉज ये जो खातून थी इन्होंने ये अपने उसमें बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हालांकि 12 साल से हमारी शादी है और चाइल्डलेस मैरिज है, बच्चे नहीं हो सके, तो उसके बावजूद हमारा जो लव है और मेरा जो लव है मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है वैसे जनरली जो है इट्स सक्सेसफुल होता है अगर अच्छा मैच हो। And I hope I wish them another 12 years or 15 years or the rest of their lives of happiness together और इसी तरह उनका प्यार इकट्ठे रहे और वो इकट्ठे रहे और खुश रहें। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि सऊदी अरेबिया की जानिब से है। सऊदी अरेबिया ने उम्रे के जितने भी लोग जाते हैं, पिलग्रिम्स जो जाते हैं उम्रे के लिए, उनके लिए दोबारा से एक छोटा सा जो रूल है वो बदला है। अगर आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं उम्रे पे तो अब आप जा सकते हैं, मगर आपको एक PCR टेस्ट कराना है 48 आवर्स के अंदर का डिपार्चर से पहले। आप वहाँ पहुँच के, ये बाय द वे February 9 से रिस्ट्रिक्शन शुरू है, सो फ्रॉम टुमारो दीज आर द न्यू वंस। हर दफ़ा बाय द वे जो रिस्ट्रिक्शन होती है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ आर न्यू रियलिटी, कहीं पर भी बैनुल-अक़वामी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हों ऑफ द रूल्स बिकॉज दे चेंज एंड यू डोंट नो आपने February 8 की टिकट कराई और वापसी पे कुछ और हो जाए और जाते हुए कुछ और, सो यू ऑलवेज नीड टू नो। जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने एयरलाइंस को डायरेक्ट किया है कि सऊदी सिटीजन्स जो जा रहे हैं उनको बूस्टर लगा हुआ होना चाहिए। बूस्टर के बगैर दे कैन नॉट एग्जिट द कंट्री। दैट्स अ रियली गुड रूल। आई फील लाइक पाकिस्तान को भी ये रूल डालना चाहिए। 48 आवर्स का अगर होगा तो बच्चे भी, बाय द वे बच्चों को भी, अंडर 12 बच्चों का भी PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है। सो देयर यू हैव इट। इसी के साथ मैं अपनी चौथी खबर की तरफ जाना चाहती हूँ जो कि चित्राल के एक विलेज से है। साउथ एशिया में एक चीज़ जिसे हम बहुत अरसे से फ़ाइट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अगेन आई थिंक इट्स वेरी एप्ट कि हम ये ख़बर पढ़ रहे हैं बिकॉज आज हम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है डाउरी। ये जो जहेज़ का जो सिस्टम है और जो जहेज़ देना होता है लड़की को, और आप एक लड़की की जो वर्थ है उसको वो अपने साथ क्या ला रही है उससे मैच करते हैं। ये एक बहुत ही बेहुदा किस्म का, मैं मतलब देयर इज़ नो अदर पोलाइट वर्ड दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, एक बहुत बुरा कस्टम है जो कि हमारे मज़हब से जिसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है।
बट अभी एक खुशखबरी की मैं आपको बात बताती हूँ कि चित्राल बहुत सारे लॉज पास होने की शुरू हुई थी। एक डाउरी और ब्राइडल रिस्ट्रिक्शन एक्ट भी हुआ था 1976 में, जिसके तहत बेसिकली बहुत सारे जो हॉरर्स हैं डाउरी के इनको कर्ब करने के लिए, बट उसके ऊपर भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ। हाउएवर अपर चित्राल के अंदर एक पूरे का पूरा रीजन है, अ फ्यू विलेजेस जहाँ पे जिरगते हैं और उस जिरगे ने डाउरी को बैन कर दिया है। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट जस्ट मीन्स कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा अकल की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाकई में लड़की का जहेज़ लेकर आना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट वो अपने आप को ला रही है, अपनी वेल विशेस के साथ ला रही है। दिस इज़ मोर देन इनफ। So I feel that the rest of our country can also follow in that particular path. नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी। बातचीत हो रही है डिवोर्स के बारे में। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कोई सवाल भी है, लीगल सवाल है, टेक्निकल सवाल है, तो ज़रूर कॉल करें। हम लोग आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे मेहमान जो हैं पहले वो सेट पे मौजूद हैं, मैं आपसे उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया अहमद अवान साहब। ये ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, फाउंडर है मददगार हेल्पलाइन के, फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं पाकिस्तान की बार काउंसिल पे और सिंध की बार काउंसिल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़िया साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप शो पर आते हैं। अभी हम लोग आज एज यू वेल नो कि हम लोग डिवोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या डिवोर्स का जो रेशो है, जो रेट है, वो पिछले 5 साल में उसने स्पाइक देखा है, बढ़ गए हैं डिवोर्सेस का? देखिए, लगता ऐसा है कि जो है ना रेशो बढ़ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बिकॉज जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि आपके पास डेटा नहीं होता है। बिल्कुल। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये डेटा होगा कि कितनी ख़वातीन ने डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई किया, वो आपको ज़्यादा नज़र आता है। वो आपको बहुत नज़र आएगा। लेकिन जो ओवरलोडेड पॉपुलेशन है उसको आप देखें और डोमेस्टिक वायलेंस को देखें, लॉ की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, और जो गुर्बत है, गुर्बत भी एक वजह होती है कई दफ़ा जो है ना डिवोर्स की। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि औरतें ज़्यादा तलाक ले रही हैं। अब मसला ये, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर औरत को तलाक लेनी है, मर्द नहीं दे रहा, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा खुला के लिए। और लेकिन मर्द जो है उसके पास ये इख्तियार है लॉ में कि वो 3 दफ़ा लिख कर या ज़बानी भी दे के जाके काउंसलर के पास या यूसी नाजिम के पास जमा करा देता है। सही। तो वो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होता। ठीक है ना? तो फिर मतलब कि हमें पता नहीं है बिकॉज एक्चुअल डेटा क्या है। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि पाकिस्तान में हर जगह डेटा ही नहीं है। अच्छा, अब आपने एक बात छेड़ दी, तो अब मैं जल्दी से इसी बात को पहले कवर करना चाहती हूँ, इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने कहा कि ख़वातीन का डिवोर्स लेने का प्रोसीजर है खुला, निकाह नामे में मेरे ख्याल में ये एक है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ चाहें तो दे कैन म्यूचुअली वो आपस में एग्रीमेंट करके उसका एक डॉक्यूमेंट बना के वो डिवोर्स हो सकती है। ये तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि 99% ये तो पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज डिवोर्स का मतलब ही ये है कि आपकी इतनी बन ही नहीं रही है कि आप एक दूसरे की म्यूचुअली बैठ के बात सुनें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये तो होता नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अगर खातून के पास, एक लड़की के पास राइट नहीं है डिवोर्स का, तो वो क्या करे? देखें, जिसके पास राइट नहीं है, अब लोग जब निकाहनामा भरवा रहे होते हैं तो उस टाइम इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता। जी बिल्कुल। दे आर फ्लाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई माँ बाप सोच रहे होते हैं हो रही है, अब क्या कोई बात ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि निकाह से पहले निकाहनामे के जो कॉलम्स हैं उसको भरवाने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से किसी से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें हक महर जो है ना
वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जो दे ना सके, सामने वाला दे ना सके। बिल्कुल। मैं एक केस है, मैं 10 साल से चला रहा हूँ जिसमें मैंने 300 तोले सोना जो है वो हक महर का, ठीक है ना, और अब एक बंगलो है उस पर मामला टिका हुआ है, वो भी दिलवाएंगे। उसमें 10 साल से सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी, तो वो दे सकते थे तो उनसे हमने वसूल किया, ठीक है ना। तो आप मतलब ये मेरा ये कहना है कि एक प्रॉपर तरीके से उस वक्त माँ बाप को चाहिए कि अगर डिवोर्स का राइट है, पॉकेट मनी है, इन केस ही इज़ गेटिंग मैरिड अगेन, तो हम क्या करें उसको, किस तरह से चीज़ों को, वो फॉर्म पूरी तरह भर के अगर होता है तो उससे बहुत सारी प्रोटेक्शन हो जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। राइट नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बात हो रही है आज डिवोर्स के ऊपर, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़िया अहमद अवान साहब, अमेजिंग किस्म के लॉयर हैं, बहुत सारा ह्यूमन राइट्स का भी काम करते हैं। ज़िया साहब से मेरा अगला सवाल, क्योंकि हम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खुला के टॉपिक को हम अच्छे से कवर करके अपने नाज़रीन के लिए, खुला को ऑब्टेन करने का क्या तरीक़ेकार होता है? देखें, पहले तो मैं, आपने अभी जो खबरें पढ़ी शुरू किया आपने, सो आई मस्ट कमेंड यू। Why? Because you are a very brave girl to come out and say कि मैं भी इस प्रोसीडिंग से गुजरी हूँ, डिवोर्स की प्रोसीडिंग से। ये हर आदमी इस चीज़ को इतने बहादुर नहीं होते लोग। सो यू आर ब्रेव माशाल्लाह, ठीक है ना। थैंक यू। तो बात ये है कि खुला का प्रोसीजर तो ये है ना कि या तो हस्बैंड एंड वाइफ में सेटलमेंट हो जाए, जो 5% या 10% कहीं होता है, और वो भी ऐसी जगहों पे होता है जहाँ लड़की के पेरेंट्स या भाई या वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हों, और वो नहीं तो फिर बैठ के आपस में सेटलमेंट करते हैं। और या लेने देने का इशू हो कि भाई गोल्ड कोई ले गया है, दोनों में से एक के पास है, और उसको किस तरह से रिटर्न करना है। एंड देन जो समझदार लोग होते हैं वो देखें, जब शादी जब करने जाते हैं तो सारे लोग बैठ के उसको सेटल करते हैं। तो होना ये चाहिए कि डिवोर्स के टाइम पे भी सारे लोगों को सेटल करना चाहिए। सब लोग वो अपनाइयत ख़त्म हो जाती है, सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो अगर लड़की को डिवोर्स चाहिए तो उसको फिर कोर्ट जाना पड़ता है, अगर उसको हस्बैंड नहीं देता। और कितना टाइम लगता है, कितनी मुश्किल प्रोसीडिंग है? टाइम का इशू ये है कि हमारे जो कोर्ट का सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। मैं उसको बोलूँगा ख़राब है इसलिए कि मैं उस प्रोफेशन में हूँ। आई एम सो ग्लैड यू सेड इट। मैं तो हमारे एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मैं 9 months आई वाज स्टक इन कोर्ट ट्राइंग टू गेट अ खुला। देखें, उसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है वो प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल ये है कि समन इशू होते हैं और वो जाता है बेलिफ के पास या टीसीएस के ज़रिए, वो वहाँ रिसीविंग नहीं होती, वहाँ पैसे दे देते हैं कि जी लिख दो कि घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो इसी में आपके 3, 4, 5 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। जो स्मार्ट लॉयर्स हैं या हमारे जैसे क्लाइंट हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं जी हमने जो पहला समन इशू करना है उसमें बेलिफ के साथ आपने जाना है, दूर से दिखा देना और उसको दिखाना ताकि वो रिसीविंग करके आए। तो आपको खुद सारा कुछ करना पड़ रहा है, हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें लगता है कि कोई विल नज़र नहीं आती है कि इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है। ठीक है ना। तो वो डिले, लॉयर्स भी उस डिले से फ़ायदा उठाते हैं, क्लाइंट भी उठाते हैं। तो जहाँ डिले की बात है तो ये एक हमारे एक उसमें सिस्टम में ऐसा आया हुआ है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसको कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि येस मेरा डिवोर्स जो था इट टुक 9 months फॉर मी टू ऑब्टेन खुला। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई स्विच लॉयर्स। आई विल नॉट नेम माई ओल्ड लॉयर बट आई विल नेम माई न्यू लॉयर। मैंने जिस दिन बेसिकली लॉयर स्विच किया उसके 1 हफ्ते के अंदर माई डिवोर्स डीड वॉज इन माई हैंड, 1 हफ्ते के अंदर। सो ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। इट डिपेंड्स ऑनेस्टली कि अगर आप किसी गलत लॉयर के पास चले जाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो आई थिंक हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉयर्स भी इंसान होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जिस तरह होता है। सो इट्स नॉट दैट हार्ड बट इट कैन बी मेड। नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो
मैं हमेशा एडवोकेसी उसकी करता हूँ कि जो हमारा लॉ है ना, उसमें एक तरीका ये है कि जब आपके समन्स वगैरह सर्व हो जाते हैं दूसरी पार्टी को और वो कोर्ट में आते हैं, तो अपना जवाब दाखिल करने के बाद एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल ठीक है ना। वो जज बुलाता है लड़की लड़के को कि भाई आपस में आप बात कर लो। ये एक रखा गया था कि ताकि लोग निगोशिएट कर सके। और आपको पता है कोर्ट में जो लोग आते हैं, अच्छा ये पूरा का पूरा जो टाइम है ये मेरे ख्याल में 3 महीने का है, कुछ इस तरह का? नहीं, प्री ट्रायल जो है ना वो तो उसी वक्त होता है कि जब दूसरी पार्टी होगी, सही, वो आ चुकी हो, हाजिरी लगी हुई हो, जब हो जाता है ना प्री ट्रायल जी। अब प्री ट्रायल हमारे यहाँ जो औरतें जो आती हैं कोर्ट में, वो सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तब आती है। तो प्री ट्रायल फजूल हो गया है। 90% प्री ट्रायल जो है, 95% प्री ट्रायल फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब है केस शुरू होगा जी। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और बात भी आपसे पूछनी है जो कि मैंने मेरे लाइक आई सेड मेरे जो सेकंड लॉयर थे हसान साबिर है उनका नाम, बाय द वे ही इज अमेजिंग। बट उससे पहले जो मेरे लॉयर थे उन्होंने कहा कि आप एक दुखी किस्म का पर्चा कोर्ट में जमा कराएं और आप बोलें कि I was abused and I was physically abused and फलाना ढमकाना, मतलब आपको बहुत सारी ऐसी बात। मैंने कहा मगर मुझे तो किसी ने कोई थप्पड़ तो नहीं मैंने खाया, पिटाइयाँ तो नहीं हुई मेरी, ये क्यों मुझे लिखने की जरूरत है? वो जल्दी हो जाता है जी। इस बात का क्या ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बताया उन्होंने। बेसिकली तो देखें, इफ यू से आई डोंट लाइक द पर्सन, देखें हमारा जो इस्लामिक परसेप्शन है खुदा के मुतालिक वो यही है और वही हमारी कोर्टों में भी फॉलो होता है। मगर ज्यादातर जो वकला होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू और आपके प्रोफेशन के साथ, ज्यादातर जो वकला हैं, क्योंकि आई नो अ फ्यू अदर विमेन ऑल्सो जिनका डिवोर्स हुआ है, वो उनको ये हिदायत करते हैं कि आप बस ये 5-6 जो हैं कि ये गलत बातें इंसान लिख दे, जो कि शायद आपके साथ गुजरी नहीं है। खुला के लिए उसकी जरूरत नहीं है, एक वो टेम्पलेट शायद बनी हुई है। नहीं, लेकिन वो खुला के लिए उसकी जरूरत नहीं है। हम भी वकालत करते हैं, सालों हो गए हमें, तो मेरे साथ इतने कोलीग हैं जो इवन 9 कोलीग्स आर वर्किंग विद मी, तो हम ये सारा कुछ इस तरह नहीं करते। रियलिटी बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए और आप उसको, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो क्लाइंट्स हैं वो पूरी बात बताते नहीं हैं, ठीक है ना। हम उनसे पूछ रहे होते हैं ताकि उसमें से डिग आउट करें कि कौन सी चीज़ें हमें केस के अंदर लिखनी है, वो भी उनकी रियलिटी बेस्ड हो। लेकिन वो कई दफ़ा छोटे मोटे अब्यूज़ को अब्यूज़ नहीं समझते, वो आप ये रोज़ाना का इशू होता है ना, तो हम उसको वो समझते हैं कि भाई हमने कौन सी चीज़ को प्ले करना है। अगर ऐसी चीज़ करनी है, अव्वल तो देखें खुला में देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। You just say I don't like this person, I don't want to see the face of this person, और आप खुला। मगर मैं अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करके जाऊंगी जिसका जवाब आई विल आस्क यू टू गिव ऑन एयर। मुझसे मैं आपको अपनी while we are here मैं आपसे बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा कोर्ट गई खुला लेने, तो मैंने जब जज को कहा कि आई डोंट वांट दिस मैरिज, तो जज ने एक इनक्रेडिलिटी के साथ मुझे देखा, और खातून जज थी, फीमेल जज थी माइंड यू, सो इट वाज अनदर वुमन हु लुक्ड एट मी एंड सेड कि मगर क्यों, एंड आई सेड कि मगर मुझे ये शादी नहीं रखनी। और उन्होंने मुझसे ये क्यों का कोई 4 दफ़ा सवाल किया, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा वो पहली दफ़ा आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका हार्ट अटैक वैसे ही हुआ होता है। तो खैर एनीवेज, और उसका सही जवाब क्या होना चाहिए था मेरे एंड से और मैंने क्या जवाब दिया, ये हम आपको सब बताते हैं के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ ज़िया अवान साहब बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। बातचीत हो रही है डिवोर्स के बारे में। मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वेयर आई वाज आस्क्ड कि मैं क्यों खुला के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने जो जवाब दिया कि क्योंकि मेरे पास राइट ऑफ डिवोर्स नहीं है, वरना मैं यूनियन काउंसिल जाती, मैं इसलिए कोर्ट में आई हूँ क्योंकि नहीं है मेरे पास राइट। बेसिकली तो जज को इस तरह के सवाल ओपन कोर्ट में नहीं करने चाहिए, इसलिए कि जब आपने एक राइटिंग में अपना केस दाखिल किया है तो उसको उनको पढ़ लेना चाहिए। और जज का सवाल उस वक्त ज़्यादा बेहतर होता है जब प्री ट्रायल का प्रोसीजर होता है। प्री ट्रायल होता है जब दूसरी पार्टी को सम्मन मिल जाते हैं और अपना जवाब दाखिल कर देते हैं, उसके बाद दोनों पार्टियों को बुला के उनका प्री ट्रायल जज के सामने होता है। वो कहते हैं भी आपस में सोच लो, बात कर लो। हालांकि मैं पहले बात कर रहा था इसी पे
कि मेरा अपना व्यू ये है कि जैसे ही केस दाखिल होता है, मैं आपके केस को पर्टिकुलरली नहीं देख रहा, मैं जनरल केसों को देख रहा हूँ, कि जैसे ही केस दाखिल होता है एक प्रोविजन हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वन लाइनर, कि दे मस्ट गो फॉर मीडिएशन पहले। क्योंकि होता क्या है कि जब लड़की लड़के में झगड़ा हो जाए किसी बात पे, छोटी बातें होती हैं, फैमिली की बातें होती हैं, नॉट इन योर केस बट अदरवाइज, तो वो उनका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, उनको कोई कम्युनिकेशन करने का मौका नहीं मिलता, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और वो बढ़ जाता है सारा मसला। लेकिन अगर लड़की लड़के को आपस में बात करने का मौका दिया है, जो 50% जो फैमिली केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके जाएंगे। क्योंकि जब लोग ये झगड़ा आपस में हो जाए, वायलेंस हो जाए, जो भी हो, बाद में रियलाइजेशन होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि भाई मैं माफ़ी मांग लूँ, मैं इसको सही कर लूँ, मैं ये प्रॉमिस कर लूँ, तो वो मौका ही नहीं मिलता। और हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है, सॉरी टू से, हमारे लॉयर्स का भी, कि मैंने आपको बताया कि UN Women के साथ मैं जजेस की और लॉयर्स की ट्रेनिंग करता हूँ। Right. तो उसमें मैंने देखा कि 95% लॉयर्स और जजेस और प्रोसिक्यूटर वो उन लॉज को पढ़ा ही नहीं हुआ जो स्पेशल लॉ आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अब मतलब लड़की जो है वो तो खुला के लिए अप्लाई करी इफ शी डज नॉट हैव द राइट टू डिवोर्स, बट आदमियों के पास अभी आपने मेंशन किया था कि यूनियन काउंसिल के थ्रू डिवोर्स भेजने का राइटिंग में तीन दफा उन्होंने राइटिंग में दे दिया। क्या वो पर्टिकुलर डिवोर्स जो होता है वाइल्स्ट जब वो हो रहा होता है, प्रोसीजरल गुजर रहा होता है, एक तो उसका प्रोसीजर कितना लंबा है और दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या वो रिवोक हो सकता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि उसने अगर डिवोर्स दे दी है और जमा करा दिया उसने, सही, तो रिकंसिलिएशन का प्रोसीजर होता है विद इन 3 months। अच्छा, 3 महीने। 3 महीने में दे कैन रिकंसाइल, ओके, दे कैन डू रुजू, ठीक है, रुजू कर सकते हैं। तो अगर रुजू कर ले तो वो खत्म हो जाता है प्रोसीजर, लेकिन 90 डेज के बाद वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, डिवोर्स सर्टिफिकेट, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह जब खुला होती है कोर्ट से, तो फिर वो कोर्ट की खुला जो है वो भी आपको यूसी नाजिम के पास ही जमा करानी होती है, बिल्कुल, और फिर वहां भी 90 डेज के बाद आपको जो है ना वो इद्दत पीरियड शुरू होता है और 90 डेज के बाद आपको उसका जो है ना वो फाइनल डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसके बाद आप शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। मर्द तो कर सकता है फौरन, लेकिन औरत के लिए है कि उसको इस 3 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है। तो ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक और आपसे, मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लड़की जाती है तो लड़की वाले शादी जब करते हैं तो वो सारी रसीदें भी दे देते हैं, इसकी जहेज़ की, बिल्कुल, जहेज़ की रसीदें भी साथ ले जाते हैं, और बाद में जब डिस्प्यूट होता है तो रसीदें वहाँ रह जाती हैं और आप क्लेम ही नहीं कर सकते। अगर आपने डावर अमाउंट दिया हुआ है, मतलब डावरी दी हुई है, तो डावरी को आप रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है और लाखों रुपए की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो वो कई लोगों का तो ये काम है कि वो इस तरह शादियां करते हैं और डावरी खा के, इज्जतों से खेल के फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं। कई लोगों का पता भी नहीं होता। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो माँ बाप को मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर वो जो भी जहेज़ का सामान ख़रीदते हैं उसकी रसीदें अपने पास रखें और वो उनको ना दें, ठीक है ना, वो इनके पास होनी चाहिए। और जब आप कभी केस दाखिल करते हैं खुला का, तो सिर्फ खुला का नहीं, कई दफ़ा लोग मिसगाइड करते हैं कि जी अलग अलग केस दाखिल करें। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लॉ में एक अच्छा प्रोविज़न ये आया है, पहले हुआ करता था आज से 10-12 साल पहले, कि आपको खुला का केस अलग करना है, आपको अगर हकमहर चाहिए तो हकमहर का केस अलग करना है, अगर आपने डावरी आर्टिकल्स हैं तो ये सारे इकट्ठे नहीं होते, अब इकट्ठे कर सकते हैं और एक दफ़ा ही आप उसको प्रॉपरली बना के अगर दाखिल करते हैं तो देन ये एक लोगों को अखराजात बचाना, कोर्ट का टाइम बचाना। अच्छा, एक वो जो पैसे होते हैं जो कि एक आदमी एक औरत को देता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिवोर्स, उसको मुझे मेंटेनेंस, राइट, मेंटेनेंस इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कुछ और, नान नुफ्का कहते हैं, नान नुफ्का, एग्जैक्टली। वो क्या अमाउंट होता है? क्या वो आदमी की हैसियत पे डिपेंडेंट होता है या ये एक स्टिपुलेशन है फ्रॉम कोर्ट? देखिए, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है कोर्ट के लिए भी और लॉ के लिए भी, कि कोर्ट जो है अगर लड़की ने मेंटेनेंस अप्लाई किया है अपना और अपने बच्चों का, राइट, तो जब तक डिवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइनल नहीं होती, कोर्ट बच्चों के हवाले से तो खास तौर पे ये है कि कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट करती है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे 15,000 रुपये पर बच्चा चाहिए या 10,000 रुपये पर बच्चा चाहिए, तो फिर कोर्ट हो सकता है कि 5,000 पर बच्चा इंटरम दे दे और बाद में जब फाइनल होगा
तो वो सारा जो पे हुआ है और नहीं है उसको अगर बाद में कोर्ट ने कहा 10,000 होना चाहिए तो उसको रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही हैज टू पे। ठीक है ना। तो ये लेकिन मुश्किल ये है कि जो भी कोर्ट में आता है वो आके ये नहीं कहता कि मेरी इनकम कितनी है, वो झूठे सर्टिफिकेट लेकर आते हैं ऐसे ही है कि 15,000 20,000 मेरी जॉब है और मैं इसमें से क्या दूं इसको, मैंने फिर शादी भी कर ली है, मेरे बच्चों को मैं अगर वो वहां से ही बच्चे हैं यहाँ तो मैं कहाँ दूं। तो ये गेम है पूरा और इसको हमें हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे जो कोर्ट्स को इसको पूरा रेगुलेट करना चाहिए। कई लोग अपनी 5 बजे के बाद भी जॉब कर रहे होते हैं, डबल जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि टैक्स पेयर तो होते ही नहीं है ज्यादातर लोग। तो वो एक लड़की के लिए या उसके बच्चों के लिए बहुत बड़ा इशू है कि मेंटेनेंस को रिकवर कैसे करें। एक लड़की की जो पर्सनल मेंटेनेंस होती है बस उसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। वो तो पर्सनल तो होती है कि जितने उसके खर्चात हैं, जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, लड़की का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको इद्दत खत्म होने तक उसको पे करना है। वो इद्दत खत्म होने तक अपने जो है ना नान नुफ्का या जो मेंटेनेंस है वो मांग सकती है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच ज़िया साहब आपका आने का। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप नाज़रीन? वेल मैं ये कहूँगा कि हमें ये जो लड़की और लड़के के अंदर जो इख्तलाफ होता है, अगर आप दोस्त बन के रहते हैं और आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, आप दुनिया भर में लोगों की बातें सुन के खामोश हो जाते हैं, तो अगर ये लड़की और लड़का आपस में ये जो छोटी छोटी कई बातें हैं जो हम देखते हैं वो बढ़ जाती हैं जब फैमिली को जाके आप शेयर करते हैं। दोनों में लड़की तो कम करती है, लड़के के सामने सारी चीज़ें, और नए ट्रेंड्स जो हमें आ रहे हैं ये उनके माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, क्योंकि लड़की सारी कुर्बानी दे के उनके घर पे आती है, तो लड़के के माँ बाप को चाहिए कि वो और उसके बहन भाई वो कम से कम उनका एक टॉलरेंट रवैया होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलियाँ बिगड़ती हैं वो फैमिली की इंटरफेरेंस। थैंक यू सो मच ज़िया साहब आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अपने अगले मेहमान के साथ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि थोड़ा तल्ख मौजू है, मगर सोसाइटी की एक बहुत बड़ा सच भी है। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। सलमा ज़फ़र हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टॉपिक की वजह से ना दिल ऐसे 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 नहीं, मगर जिस तरह मैं बोल मुश्किल है मगर सच्चाई तो है। अच्छा, अपने व्यूवर्स के साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ सब अपने अपने घरों में ज़ोर से आवाज़ लगाए। अभी अरूज ने कहा था नान और नफ़के की बात हो रही थी। अच्छा, ये इद्दत के पीरियड के बीच में नान नफ़के की बात कर रही है और मैं कह रही हूँ ज़िंदगी के अंदर नान नफ़का शादी के दौरान जब छोड़ दिया जाता है हालात के धारे के ऊपर, बोला जाता है आप पे ही कमा, आप पे ही खा, बच्चे भी पाल, फिर क्या होता है? आई एग्री। मुझे ये बताएं सलमा के बहुत सारी मैरिजेस एंड जो कि बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होती और वो बहुत अरसे तक घसीटी जाती हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली वर्ड दैट आई कैन डिस्क्राइब इट, कि उसको ज़बरदस्ती घसीटा जाता है। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पहले टोटल हो गया था, ख़त्म था, आपको अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए था, अलग हो जाना चाहिए था, मगर उसको घसीटा जाता है कभी बच्चों के नाम पे, कभी लोग क्या कहेंगे के नाम पे, कभी तुम क्या करोगी, कभी अपने खुद के डर और खौफ जो होते हैं उसकी वजह से। आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर क्या टेक है? देखो रूज, सच्ची जो बात है, एक औरत जो शादी करके आती है, बच्चे पैदा करती है, घर चलाती है, रिश्तेदारों के साथ, ससुराल वालों के साथ प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करती है। मैं मानती हूँ उसकी भी गलतियाँ होंगी, ऐसा नहीं कि वो कोई फरिश्ता सिफ्त है, लेकिन यह है कि वो एफ़र्ट पूरी करती है। और उसकी एफ़र्ट उन तमाम लोगों से कह रही हूँ जिनके घर में ये ख़वातीन हैं, और उन तमाम ससुराल वालों से कह रही हूँ, मुआशरे के उन लोगों से जो ऐसी ख़वातीन को जानते हैं। आज मैं उन सब को एक अवार्ड दे रही हूँ, और वो अवार्ड आप खुद देना चाहेंगे इस बात के बाद। वो बहुत बुरी हैं, ठीक है, इज़्ज़त नहीं करती हैं, सब कुछ है,
लेकिन अब उन्हें तलाक ले लेनी चाहिए। लफ्ज़ है अलहदा हो जाना चाहिए। वो क्यों अलग नहीं होती? क्योंकि वो शरीफ औरतें होती हैं, वो डरी हुई औरतें होती हैं, जिन्हें सहारों की ज़रूरत होती है। उन्हें बाहर का मुआशरा इतना गंदा करके दिखा दिया जाता है, वो पहला कदम उठाने से डरती हैं। फिर अगर बेटी है आपके पास तो आपको तो मर ही जाना चाहिए। आप जिंदा ही क्यों हैं भाई? आपका काम है अपनी बेटी के लिए जिंदा रहे, क्योंकि कल को जब उसका रिश्ता होगा, उसने बड़े होना है, लोग 100 सवाल करेंगे, अरे तलाक याफ्ता औरत की बेटी है। ये सबसे बड़ा डर है उस माँ का, उस औरत का जो उसके पैरों की जंजीर है। वो शायद बाहर निकल के झाड़ू पोछा करके, बर्तन धो के, भीख मांग के अपने बच्चे पाल लेगी, लेकिन बेटी है वो मर जाएगी। फिर उसके जो घर वाले हैं माशाल्लाह से, जो कि हमारे यहाँ एक रिवायत है जिसे अब नहीं बोला जाता, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वो ये बोला नहीं जाता, ऐसा थोड़ी होता है। अब गई हो वहां बनाने की कोशिश करो, तुम्हारे में इतना स्टेमिना नहीं है, तुम्हारे में इतना सब्र ही नहीं, पहले ही अदम बर्दाश्त का लेबल लग जाता है जी हमारे पे तो, ठीक है। लेकिन वो जब मैरिजेस खींची जाती हैं, वो जो लेकर जाई जाती हैं, तब ना वो आदमी देखता है, ना उस लड़की के घर वाले देखते हैं, ना उसके ससुराल वाले देखते हैं, ना हमसाए वाले देखते हैं कि ये वो एक औरत होती है जो घर में रहकर भी काम कर रही होती है और घर के बाहर के भी काम करती है, अपने बच्चों को पढ़ाने की, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की पूरी जंग लड़ती है। वो मर्द शायद छोड़कर भाग जाता है, शायद वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स, उन्हीं पेरेंट्स से मिलता है जो उस औरत को बुरा कहते हैं, जो तुम्हारे बच्चे पाल रही है, फिर भी तुम मिलते हो, खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपकी वो जो औरत है वो किसके नाम पे बैठी होती? उसी मर्द के नाम पे बैठी होती है, क्योंकि उसके बच्चे, उसकी बेटी को पाल रही होती है। उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसे शादी करने का हक नहीं। आपका ख्याल ये है, मैं आपको अपना पर्सनल ख्याल बताती हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि जब शादी एक उस पॉइंट पर पहुंच जाती है, जब बात बहुत ज़्यादा, तलखियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बातें हो जाती हैं, तो उसको जब ड्रैग करते हैं, तो वो जो बच्चे जिनका भी आपने जिक्र किया था, चाहे वो बेटियां हों या बेटे हों, मैं इस तरह के मामले में काफ़ी इम्पार्शल हूँ। मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, सोसाइटी नहीं है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरे ख्याल में वो बच्चे तबाह होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वो बच्चे आप उनको तबाह कर रहे हैं क्योंकि वो आपको टप 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 आंसू आपके गिरते हुए देख रहे हैं, आपकी झड़प देख रहे हैं, क्योंकि कब तक चुप रहेगा इंसान। रोज़ इसका बड़ा एक अच्छा मुआवजा करने के लिए उन तमाम बहनों से कहूँगी कि वो देख लें। ये जो बात मैं एंड में कर रही थी वो ये थी कि जिन बच्चों के लिए आप कर रहे हैं ना, आप उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इनिशियल बेसिस पे नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, ये नहीं चल सकता, ठीक है। इज्जत, मैं दो बातें कहूँगी, एक इज्जत नहीं है और एक एहसास नहीं है। पैसा भी आ जाता है, कमाई भी जाती है, भूख भी ख़त्म हो जाती है, बच्चे भी पड़ जाते हैं। अगर इज्जत नहीं है और एहसास नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चल सकता। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाए यहाँ इज्जत और एहसास नहीं है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हाथ से मार पड़ रही है या लोगों के सामने जलील किया जा रहा है, प्लीज़ अपने रास्ते अलग कर लें। क्यों? कि जिस नस्ल को आपने आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आप ये मतलब तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर बच्चे कान लगा के सुन रहे होते हैं, रातों को डर रहे होते हैं, लोगों के सामने झूठा अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनकर चलते हैं। आप उन्हें बहुत छोटी उम्र में झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं, प्रिटेंड करना। आप उन बच्चों को कभी जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिटेंड करना तो आप लोगों ने ही सिखाया। अंदर मार पड़ रही है माँ को, वो बाहर आके हंस रहे हैं, अंकल हम, मेरी अम्मी अंदर हैं, वो गिर गई हैं, ठीक है। वो तकलीफ देख रहे होते हैं अपनी माँ की। और मैं अपना तजर्बा बताती हूँ, जब सारी ज़िंदगी आप दे देते हैं और आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में जब अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं ना, तो पता है वो आपको क्या कहते हैं? अगर आज हम इतने अच्छे हैं ना, तो काश आपने इनिशियल बेसिस पे डिवोर्स ले ली होती, तो आज हम 100 टाइम्स बेटर होते, आज हम ट्रॉमेटाइज नहीं होते, आज हम डरे हुए नहीं होते अपने रिश्तों से। ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज वो ये जो सारी की सारी चीज़ अपने चाइल्डहुड में देख रहे हैं, वो उनको अफेक्ट कर रही है अपनी आने वाली ज़िंदगी में, बहुत बुरी तरह से। एब्सोल्युटली, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज गर्ल्स और बॉयज़ इन आपके बच्चे जिस भी जेंडर के, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट टू रेज देम विद गुड वैल्यूज़, जो कि आपके ख्याल में आप इम्पार्ट करें। पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, एक्चुअली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं अगर इन्वायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने बच्चों को देखें, माँ बाप का क्या काम होता है? अपने बच्चों को ज़िंदगी की मुश्किलात में रास्ता दिखाना ना, ठीक है, तरबियत करना। एक माँ अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकी, बिल्कुल, एक बाप अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सका। वो जब बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना, तब तक तो वो मैथ्स के सम सीखते हुए तो आपकी सुन लेते हैं ये ड्रामा,
लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज की एज में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, इवन नहीं कि उनकी शादी हो जाती है और खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है और आप उन्हें कोई सीख देने की कोशिश करते हैं, पता है जवाब क्या आता है? आपने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बड़े अच्छे फैसले किए, आप तो अपनी ज़ात के लिए उठ के फैसला नहीं कर सकी, तो आप हमें क्या सिखाएंगी? एब्सोल्युटली ऐसे ही। और मेरा ख्याल है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। शायद हमें वो कहते हैं ना सही चेक एंड बैलेंस देने के लिए वो बिल्कुल सही राइट वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं तो कहती हूँ उर्दू में आईना दिखा रहे हैं हमें प्रॉपरली, हाँ, कि हमने गलत फैसला किया। ऑफ कोर्स, और उनको वो नज़र आ रहा है और बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए ये कोप करना। आप उसकी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं तबाह कर रहे, आप उसके आगे फर्दर जितने भी उसके रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस है ना सब वो भी स्क्यू हो जाती हैं। आप सोचें कि अगर आप एक बच्चे को एक ऐसे माहौल में बड़ा कर रहे हैं जहाँ पर वो बच्चा सिर्फ लड़ाई झगड़ा देख रहा है तो उसको लगेगा ये नॉर्मल है। अगर मेरी बेटी अगर उस ऐसे घर में है जहाँ पे उसकी माँ को चंबे लग रही हैं और चांटे पड़ रहे हैं, यू नो फिजिकल वायलेंस इज एक्सेप्टेबल, तो अगर कल को कोई उसको चांटा मारेगा तो उसका दिमाग ये नहीं कहेगा कि ये गलत है, वो कहेगी ये तो होता है, हो जाता है। सेम थिंग फॉर सेकंड मैरिजेस। आई एम रियली सॉरी मैं काट रही हूँ, क्योंकि दैट सेकंड मैरिज थिंग जो मर्द बड़े शौक से करता है और औरत मजबूर होकर हंसती मुस्कुराती हुई उसको इजाज़त दे देती है और फैमिली बीच में बैठी हुई होती है। आपको पता है उसकी बच्ची के लिए जब रिश्ता, दूसरा रिश्ता या तीसरा रिश्ता आता है वो सेकंड मैरिज का होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है आपके अंदर। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सलमा ज़फ़र मौजूद हैं। यू नो ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, और सलमा से हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़े मुश्किल मौजू के ऊपर, मगर बात रुसवाई की है मगर करने वाली है। मुझे बताएं कि रिलेशनशिप में वो कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पर या तो बस हो जानी चाहिए, या कहाँ से एक्चुअली गलती शुरू कहाँ से होती है कि डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगी? रूज, सबसे पहले बात बताऊं, रिश्ता कहते किसे हैं? किसी दो लोगों की आपस में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इतना एतबार, इतना एहसास, इतना प्यार हो कि अगर मेरे से कोई गलती हो रही है या तुमने मुझे कोई काम बोला है मैं वो नहीं कर पा रही तो मैं डायरेक्टली बोला आई एम रियली सॉरी, मुझसे नहीं हो रहा। आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये है ना। जब आपके हाथ पर, मैं बड़ा आसान सा उन सब मर्दों को, उन सब औरतों को ये फार्मूला बता रही हूँ, स्पेशली बहन भाई का रिश्ता हो, माँ बच्चे का रिश्ता हो, चचा ताया मामे का रिश्ता हो, इन सब में ये जब आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाए खौफ के साथ, जब आपको डर लगे कि वो मुझे बेइज्जत कर सकता है, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसका मतलब आपका रिश्ता मर चुका है, दफनाया जा चुका है। जब आप झूठ बोलने के कटारे में आकर खड़े हो जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि आपको हर बात की क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ेगी, बार बार सफाइयाँ पेश करनी पड़ेगी, जब शक शुबहात बहुत मतलब इतने बढ़ जाते हैं कि जुबान पे आ जाते हैं। और ये जो बात सलमा कह रही है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका गलत मानी सिर्फ लें, ये हर चीज़ के अंदर होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं जाना अगर मैंने अपने यू नो हस्बैंड के साथ किसी जगह पे, तो आई शुड हैव उसके किसी दोस्त के पास या उसके किसी यू नो फैमिली मेम्बर के पास, आई शुड हैव द कंफर्टेबिलिटी टू से कि भाई मेरा नहीं है मूड। क्यों नहीं है मूड? ओके, इस वजह से नहीं है, ख़त्म बात। नहीं, अगर, और मैं अब ये इस उरूज की बात को आगे लेके जाऊँ, अगर बीवी ने ये कह दिया मैंने नहीं जाना, लफ्ज़ है नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, तो वो बहाना बनाएगी कि इसका मूड ना खराब हो जाए, मेरा मूड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, दर्द हो रहा है मेरे। लेकिन क्या हमारे मर्द इतना एहसास करते हैं और इतना प्यार करते हैं अपनी बीवियों से और इतनी इज्जत का पास रखते हैं कि वो ये पूछ सकें कि क्यों नहीं जाना, या समझ सकें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते? वो तो ओपरा रिश्ता गुजार रहे होते हैं। कौन सा मर्द है उसको अपनी बीवी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि या डरी हुई है, सहमी हुई है, इसका मूड नहीं है, या हेजिटेट कर रही है? कौन सा आदमी है, तुम मुझे बताओ। औरत समझ जाती है। हाँ, ख़वातीन थोड़ी सी इमोशनली ज़रा ज़्यादा अस्ट्यूट होती हैं। हैविंग सेड दैट, बाय द वे, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि हर शादी के अंदर आदमी जो होता है वो बुरा होता है। मैंने पहले कहा, मैंने कहा दोनों बैलेंस है। हाँ, इट्स चेक एंड बैलेंस। जो बात मैं औरत के लिए कह रही हूँ, वैसे बहुत से मर्दों की मिसाल है मेरे पास
जो कि अपनी बीवी के बहुत सारे गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए, उस पर पर्दे डाल के अपने बच्चों की खातिर खामोश बैठे। लेकिन हालत उस औरत की जो खामोश बैठी है और बर्दाश्त करी, और उस मर्द की जो खामोश बैठा बर्दाश्त, कुत्ते वाली है, सॉरी टू से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये जिस तरह अभी सलमा बात कर रही है ना, झूठ बोलना या सफाई पेश करना या गलत बहाना बनाना जो कि एक्चुअल चीज़ है, ये एक बहुत बुरा किस्म का कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो कि आप एक मैरिज के अंदर अपनाते हैं। आपको लगता है, आपको समझ आ जाती है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कि मेरा जो स्पाउस है या मेरा जो पार्टनर है उसको कौन सी उसका ट्रिगर क्या है, कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो फिर तो फड्डा है ही है। तो आप वो बात कहने के बजाय कुछ और बात कहते हैं, कुछ और झूठ कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ट्रिगर्स जान के कहते हैं, जान के कहते हैं, उसको पता होता है अगले को कि इसको मैंने ये वाली तीली मारी ना तो नहीं मैं बड़ा एक लफ्ज़ है, पंजाबी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और वो साफ कहा जाता है, एक बड़ा अच्छी मिसाल है कि किसी को जांचना हो तो दुम पे पैर रख दो, यानी उसको ट्रिगर कर दो तो उसका गुस्सा बता देगा कि एक्चुअली इस बंदे के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। और ये मज़े की बात है, नॉर्मली आदमी ना सारे गलतियाँ करने के बाद, ड्रामा और घर में तबाही होने के बाद कहता मैं तो ये चेक कर रहा था तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या चल रहा है। तो आप किसी की एहसास से, उसके जज्बात से खेल रहे थे। अच्छा मैं अभी एक बात बताऊँ, ये नहीं कि मैं हक में हूँ तलाक़ें होनी चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ औरत को सेक्रीफाइस करना चाहिए, मैं समझती हूँ, लेकिन उतना करना चाहिए जिससे कि वो इंसान ही गिरदानी जाए, उसके एहसासात, उसके जज्बात मजरू ना हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मजरू ना हो किसी भी सूरत में, और उसको मतलब डिग्निटी के साथ। ऐसा नहीं है कि अब वो ही लगी हुई है तो वही करे। इसी तरह मर्दों के लिए भी है, बहुत सी औरतें हैं जो अपने मर्दों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन जहां आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब नौकरी छूट रही होती है बीवी की वजह से तो आप तबाही में आ चुके होते हैं और घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। उससे पहले नहीं आपको पता चल रहा होता कि वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही है या रोक रही है या आपको तरक्की से रोक रही है, तब बड़ी पैसे हाथ से जाते हुए फ़ौरन मर्दों को नजर आते रहे ये तो तबाही है। लेकिन प्लीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रिश्ते चलते हैं जब आप एहसास, प्यार और मोहब्बत के साथ चलें, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी चीज़ें खुद आपस में बैठकर बात करें। एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन सा बोला जाता है, कॉन्वर्सेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैंने बेयर किया है, कॉन्वर्सेशन गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं बोलूँगी और औरतों को भी बोलूँगी, 10 साल पहले जब एक औरत ब्याह की आती है और जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं तुम बड़े बेवकूफ़ाना सवाल करती हो, मुझसे बात करने की कोशिश करती हो ना, ओके। अब वो 10 साल बाद औरत चुप कर गई है और मर्द बड़े बेवकूफ़ाना सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रहा है, टाइम गुजर गया है इस बात के लिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सलमा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई अगर ब्रीफ सा मैसेज देना चाहें। मैं उन तमाम रिश्तेदारों को, उन तमाम लोगों को जिनको बड़े बनाकर बच्चियां घर में बुलाती हैं और कहती हैं कि अगर ये तलाक हो चुकी है, मैं लफ्ज़ मैं बड़ा इकट्ठा करके बता रही हूँ जल्दी जल्दी क्विक, तलाक का लफ्ज़ जब एक औरत बोलती है, स्पेशली जो बच्चों वाली है जिसके माँ बाप भी मर चुके, अब तो उसके सर पे कोई भी नहीं, वो ये कह रही है कि मुझे तलाक हो चुकी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किरदार की बुरी है या उसने कहीं अफेयर चलाया है या उसने कहीं शादी करनी है। भाई वो कह रही है मैं किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जो शरन हराम है। प्लीज़, जब दो लोगों की तलाक हो जाती है तो उसमें तलाक हो चुकी है, उसमें ये मत कहें आए आप लोग दोबारा से सोचें और इकट्ठे बैठें और आप इसी के साथ निकाह कर लें और उसके बहाने ढूंढते फिरें। प्लीज़ ये जुल्म और ज़्यादती मत करें और अपने रिश्तों को जितना हो सकता है, जो बच्चे हैं उन्हें अपने क्लोज रखें, अपने बच्चों के लिए सही फैसले करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत आपसे करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त खातून सेट पे मौजूद हैं, जूम के ज़रिए मौजूद हैं। सैयदा बसारत काजिम इनका नाम है, ये प्रेसिडेंट हैं अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी की। आपसे इनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं फ़र्क पड़ता है की तरफ।
अलिफ लैला बुक पास सोसाइटी का स्टार्ट हुआ 1978 पे और ये आइडिया कैसे आया ये सब हम जानना चाहते हैं बसारत से। अस्सलाम वालेकुम बसारत, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये 1978 में पाकिस्तान में कोई भी बच्चों की लाइब्रेरीज मौजूद नहीं थी और एक खातून अमेरिका से पाकिस्तान में रह रही थी, उन्होंने ये शुरू की। डॉक्टर नीता बेगम का नाम था और उसके बाद 1 साल के बाद वो वापस अमेरिका चली गई और ये लाइब्रेरी जो एक डबल डेकर बस में शुरू की गई थी, तो वो यहाँ पे लाहौर में बच्चों के लिए रह गई और माशाल्लाह उसके बाद फिर बहुत आगे भी बढ़ी और इसकी वजह से और बहुत सी बच्चों की लाइब्रेरियाँ भी शुरू हो गई। ज़बरदस्त। बसारत मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो खुद की इन्वॉल्वमेंट है इस सोसाइटी के साथ, ये कब से है और आपने क्या क्या करा है जब से आपकी इन्वॉल्वमेंट है? ये तो पूरी जिंदगी की दास्तान है। 42-43 साल हो गए। मुझे यकीन था हमेशा से और अब भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है कि बच्चों और किताबों का रिश्ता जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग वसीम होंगे, उनके दिल मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें जो वो खुद देख नहीं सकते या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो किताबों के ज़रिए से उनके साथ मानूस हो सकते हैं। और मेरे अपने भी बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के उनको सुनाती थी, उनको किताबें लेके देती थी। हमारे घर में बहुत किताबें थी और वो मैंने देखा कि उनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो मैं ये चाह रही थी कि फिर इसी तरह से जिस तरह मेरे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान के बच्चों को भी उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए बसारत के जिस तरह सोसाइटी इवॉल्व कर रही है वो उसके अंदर अब मेरे कुतुब का इतना ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके पास आईपैड है और किताबें जो हैं उनसे जो लगाव और प्यार जो कि मेरे बचपन में था वो अब थोड़ा सा उसकी मानूसियत कम होती जा रही है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे, मगर एक ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म की खातून बैठी हुई हैं, सैयदा बसारत काजिम इनका नाम है। ये प्रेसिडेंट हैं अलिफ लैला बुक पास सोसाइटी की। बातचीत हो रही थी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि बच्चे जो हैं अब किताबों से ज़रा शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स आईपैड एंड जो गैजेट्स नई आ गई हैं। मुझे बसारत ये बताएं कि क्या इसके अंदर माँ बाप को ज़्यादा एक्टिवली बच्चों को किताबों से प्यार करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ये वापस शिफ्ट प्यार हो किताबों से? मेरे ख्याल में बच्चे किताबों के साथ आज भी बहुत प्यार करते हैं। किताबें फराहम की जाएं बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घरों में किताबों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में असातिज़ा के हाथ में किताब, अगर वो किताबें पढ़ रहे हों तो वो अपने साथ रखें ताकि बच्चों के जहन पे ये एक नक्श बैठ जाए कि किताब एक बेहतरीन दोस्त है। और जिन बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक है और आज भी मैं देखती हूँ कि बच्चे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक घर से ही मिसाल मैं देना चाहती हूँ। एक मेरा पोता है जो अभी साल का हुआ है और उसका पहला जो हर्फ था जो उसने कहना शुरू किया वो किताब को बुक्का बुलाता है, तो वो बुक्का, और उसके पास माशाल्लाह वो खिलौने भी हैं लेकिन वो किताब की तरफ बहुत भागता है। तो किताबें मुझे ये बताएं कि ये जो लाइब्रेरी है अलिफ लैला बुक पास सोसाइटी, ये लाइब्रेरी किस तरीके से फंक्शन करती है? ये लाइब्रेरी इसकी मेंबरशिप है
और ये हमने मेंबरशिप भी थोड़ी सी बदल के रखी है कि जिन बच्चों के पास माली वसाइल कम है उनके लिए बहुत कम है इसकी फी, और जो बच्चे पैसे थोड़े से दे सकते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा मुनासिब है साथ। और हमने स्कूलों में बहुत जाके बच्चों से बात की और उनको लाइब्रेरी का बताया, किताबें पढ़ने का बताया, किताबें दिखाई उनको, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से आते हैं और खिंचे चले जाते हैं। आजकल हम मैं जानना चाहती हूँ कि अलिफ लैला के और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर आप लोग आजकल काम कर रहे हैं? हमने 2020 में कैबल लाइब्रेरीज शुरू की, और ये बलूचिस्तान और सिंध में, और वो बिल्कुल पसमानदा इलाकों में ये ऊंट पे किताबें जाती हैं, और वो बच्चों का इतना एक रिश्ता बन गया है वहाँ पे ऊंट के साथ ही। और ऊंटों के सबके हमने नाम रखे हुए, रोशन है, रौनक है, अमन है, खुशी है, मशल है, उम्मीद है। तो ये इस तरह के नाम ऊँटों के रखें, और बच्चे वहाँ पे जाते हैं और भागते हैं किताबें लेने के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर हमने बुक बाइक्स भी शुरू की हैं, वो भी एक उसमें मर्दान में है और एक बारखान बलूचिस्तान में। रिक्शे हमारे 3 चल रहे हैं, एक लाहौर में, एक पेशावर में और एक बलूचिस्तान में बारखान में। हमने शराकत की है लोगों के साथ, क्योंकि वसाइल महदूद हैं हमारे भी और लोग भी जो काम कर रहे हैं सबके ही। और अलिफ लैला में हम ये चाहते हैं कि एक आवाज़ सिर्फ ना हो, हमारे मुल्क में जगह जगह आवाज़ उठे, बच्चों को किताबों की ज़रूरत है। तो हमने अपने वसाइल से ये रिक्शे बना के, और वो हमें ग्रांट मिल गया था चाइनीज़ एम्बेसी से, तो वो हमने भेजे हैं और हम शराकत कर रहे हैं। किताब दोस्त पेशावर में, बारखान में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जानधरान वेलफेयर फाउंडेशन, उनके साथ मर्दान में हब हैं जिन्होंने अपने वालिद के नाम पे एक मेमोरियल लाइब्रेरी शुरू की हुई है, फिदा हुसैन, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के हम सब लोग इकट्ठे होकर काम करें और बच्चों के लिए किताबें फराहम करते जाएं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच बसारत, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पे अगर आप जाते जाते कुछ अलिफ लैला के बारे में बताना चाहती हैं हमारे नाजरीन को। हमारा एक फेसबुक पेज है, अगर नाजरीन हमारे साथ इसमें शमूलियत करना चाहें तो देखें जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तमन्ना है कि पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चों के लिए छोटे छोटे कुतुब खाने खुल जाए। और वो हमें बड़ी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, किसी दुकान में कुछ किताबें रखी हों, कोई अगर पार्क में ले जाके बच्चों के साथ पढ़ना चाहे वो करे। तो जो लोग हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं इस सफ़र में, तो हमें हमारे साथ राब्ता करें और मिलकर हम अपने मुल्क के बच्चों को बहुत बहुत सी खूबसूरत किताबें इंशाल्लाह दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो नेक काम आप लोग कर रहे हैं, आई होप कि आप इसके अंदर और आगे जितना ज़्यादा जो आपने उम्मीदें हैं, जो आप लोग करना चाह रहे हैं, जो आपकी काविशें हैं वो पूरी हों। हम लोग भी चाहेंगे कि जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो शमूलियत करना चाहते हैं अलिफ लैला के साथ, तो ज़रूर इनका फेसबुक पेज देखें कि आप किस तरह शामिल हो सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के काम में। एक और जाने से पहले ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा तल्ख था, आई अंडरस्टैंड, मगर यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि तालीज़ी 2 हाथों से बजती है। ज़रूरी नहीं है कि जो ख़वातीन हैं वो ही सिर्फ मज़लूम होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं से भी मैं ये नहीं चाहती कि हमारे नाज़रीन जो हैं, जो देख रहे हैं, वो ये समझें कि आई थिंक दैट ओनली विमेन कैन बी द विक्टिम्स इन दिस सिचुएशन। विक्टिम किसी को भी बनने की बल्कि ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोशिश ये करें कि अगर आपके रिलेशनशिप इस तरफ जा रहा है, डिवोर्स की तरफ जा रहा है, तो बेहतर ये है कि उसको अच्छे तरीके से सुलझा लें। ऑब्वियसली कोशिश ये होनी चाहिए, अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिलीज़ को सेफ़ रखें, मास्क पहन के रखें, वैक्सीनेट करवाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।